रही थी, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन हल कर रहे थे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अवधि का विकास किस प्राकृत से हुआ है। आपको बताना है अवधि है उसका विकास किस प्राकृत से हुआ है। सौरसेनी से हुआ है, मागधी से हुआ है, नागर अपभ्रंश से हुआ है या अर्ध मागधी से हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अर्ध मागधी, क्योंकि जो अवधि है उसका विकास किससे हुआ है, अर्ध मागधी से हुआ है। अर्ध मागधी प्राकृत से अवधि का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली कौन सी है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। बुंदेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, भोजपुरी आती है या कन्नौजी आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या आती है, ए बी सी। ये क्या है, इसकी ट्रिक है। ए से बन जाएगा अवधी, बी से बन जाएगा बघेली और सी से क्या बन जाएगा, छत्तीसगढ़ी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती है वो क्या आती है, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। अब अगला क्वेश्चन देखो 3, राजस्थान में अलवर में बोली जाने वाली बोली का नाम है। जो राजस्थान है उसके अलवर में जो बोली बोली जाती है उसका क्या नाम है। मालवी है, हाड़ौती है, मेवाती है या मारवाड़ी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान के अलवर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो राजस्थान के अलवर में जो बोली जाती है वो कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती बोली जाती है। और मारवाड़ी कौन से एरिया में बोली जाती है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नागरी पहचाननी सभा के संस्थापकों में कौन है। आपको बताना है जो नागरी पहचाननी सभा है उसके संस्थापकों में कौन है। रामचंद्र शुक्ल हैं, शिव कुमार सिंह हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो जो नागरी पहचाननी सभा थी उसके संस्थापकों में कौन है, शिव कुमार सिंह आ जाएंगे। क्या आंसर आ जाएगा, शिव कुमार सिंह। ये 3 नहीं है, ना तो रामचंद्र शुक्ल है, ना महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है, शिव कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। जो हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ किस लेखक ने लिखा था उसका नाम पूछा जाता है, ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मिश्र बंधु है, गिरियशन है, गासादत्त ताशी है और रामचंद्र शुक्ल है। ये सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था, गासादत्त ताशी ने लिखा था। इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है इतवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी। ये इनके क्या है, ग्रंथ का नाम है। फिर इसके बाद देखो जो रामचंद्र शुक्ल है इनके ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का क्या नाम है, मिश्र बंधु विनोद है। और गिरियशन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है और ये अंग्रेजी भाषा में रचित था। और पहला इतिहास जो लिखा गया था, इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था, गासादत्त ताशी ने लिखा था। ये किस तरह के विद्वान थे ये भी पूछा जाता है, ये फ्रेंच विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भविष्यत कहा चरित काव्य के रचनाकार कौन है। जो भविष्यत कहा लिखी थी चरित काव्य उसके रचनाकार कौन है, कडप्पा है, जिनदत्त सूरी है, जिन विजय है या धनपाल है। तो भविष्यत कहा किसने लिखी थी, भविष्यत कहा किसकी है, धनपाल की है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आलवार भक्तों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है। जो आलवार भक्त थे उनका संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है या केरल से है। आलवार भक्तों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है, तो किस प्रदेश से है, केरल से है।
आंसर क्या आ जाएगा? केरल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मध्यकाल के किस आचार्य ने भक्ति की सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया? आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यकाल का ऐसा कौन आचार्य हुआ था जिसने भक्ति की सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं के लिए क्या किया था? मार्ग प्रशस्त किया था। बल्लभाचार्य हुए थे, रामानुजाचार्य हुए थे, जीव गोस्वामी हुए थे या रामानंद हुए थे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रामानंद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो रामानंद के शिष्य थे वो दोनों शाखाओं के अंतर्गत आते हैं। रामानंद के टोटल 12 शिष्य हुए जो कि सगुण में भी आते हैं और निर्गुण में भी आते हैं। आप मुझे रामानंद के 12 शिष्यों के नाम लिखकर कमेंट्स बॉक्स में बताना और रामानंद के 12 शिष्यों की जो भी आप लोगों ने ट्रिक बना रखी है वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निर्गुण भक्ति की वह कौन सी प्रवृत्ति है जो सगुण भक्ति में भी समान रूप से विद्यमान है? तो निर्गुण भक्ति की आपको प्रवृत्ति बतानी है जो सगुण भक्ति में भी क्या होती है? समान रूप से विद्यमान है। तो एकेश्वरवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, बाह्याचारों का विरोध है, प्रेम तत्व की महिमा है। जो दोनों में हमको समान दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है? दोनों क्या है? धर्मनिरपेक्षता। ये प्रवृत्ति हमको सगुण भक्ति में भी और निर्गुण भक्ति में भी समान रूप से विद्यमान दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूफी प्रेमाख्यानों के महत्व का मूल आधार क्या है? जो सूफी प्रेमाख्यानक थे उनके महत्व का मूल आधार क्या है? प्रेम कथाओं का वर्णन है, मसनबी शैली है, ससीम से असीम की ओर ध्यान है या फारसी शैली है? तो सूफी प्रेमाख्यानकों का महत्व क्यों है? उसका मूल आधार क्यों है? क्योंकि उनकी जो शैली थी वो क्या थी? मसनबी शैली थी। उनकी शैली क्या थी? मसनबी शैली थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है? निम्न में से अणुभाष्य का रचनाकार कौन है? तो अणुभाष्य किसकी है? अग्रदास की है, मध्वाचार्य की है, बल्लभाचार्य की है या विट्ठलनाथ की है? तो जो अणुभाष्य है वो किसकी है? बल्लभाचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, किस कवि ने रीति काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस और भक्ति रस की रचना भी समान सामर्थ्य के साथ की? ऐसा कौन कवि है जिसने रीति काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस और भक्ति रस की रचना भी समान सामर्थ्य के साथ की थी? तो कौन है? केशवदास है, पद्माकर है, सेनापति हैं या भूषण है? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है भूषण। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा भूषण। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, भाषा भूषण ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये सभी बता देंगे, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। भाषा भूषण तो किसकी है? ये भूषण की है। किसकी है? ये भूषण की है। भिखारी दास नहीं है, पद्माकर नहीं है, जसवंत सिंह नहीं है। जसवंत सिंह की एक रचना बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, कमेंट्स करके बताना जसवंत सिंह की वो रचना कौन सी है। भाषा भूषण किसकी रचना है? ये भूषण की है। और जसवंत सिंह की, हाँ सॉरी, भाषा भूषण जो रचना है वो जसवंत सिंह की है, भूषण की नहीं है। इसका आंसर मैंने जल्दबाजी में आपको गलत बता दिया था। भाषा भूषण जो रचना है वो किसकी आ जाएगी? जसवंत सिंह की आ जाएगी। भूषण की तो शिवा बामनी रचना है, भाषा भूषण नहीं है। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। क्या है? ये नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें देखो भूषण का नाम लगा हुआ आ जाता है तो हम किसकी समझ जाते हैं? हम इसको भूषण की समझ जाते हैं, जबकि ये भूषण की नहीं है। ये किसकी है? जसवंत सिंह की है। इसलिए इसको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है, जिससे क्या है, जो पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाए। तो भाषा भूषण किसकी रचना हो गई? जसवंत सिंह की रचना हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, खड़ी बोली के परिष्कृत गद्य की सबसे पुरानी पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। तो आपको भाषा योग वशिष्ठ के लेखक बताने हैं। जो खड़ी बोली के परिष्कृत गद्य की सबसे पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है। इसके लेखक कौन है? श्रद्धाराम पिल्लौरी है, राम प्रसाद निरंजनी है, दौलत राम है या सदाशुक लाल है? तो खड़ी बोली के परिष्कृत गद्य की सबसे पहली पुस्तक जो भाषा योग वशिष्ठ है उसके लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्न साहित्यिक पत्रिकाओं में भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रिका कौन सी है। आपको भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रिका बतानी है, कौन सी है, ब्राह्मण है, श्री शारदा है, सुधा है या मतवाला है। तो भारतेंदु युग में जो जो कवि हुए और उनकी रचनाएं किन किन पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी और भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रिका कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्राह्मण पत्रिका। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ब्राह्मण पत्रिका थी। श्री शारदा नहीं थी, सुधा नहीं थी, मतवाला नहीं थी। भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी, ब्राह्मण थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत बलिदानी मानसिकता एवं ओज की सबसे जीवंत अभिव्यक्ति किसकी रचनाओं में है। राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत पूछा गया है कि बलिदानी मानसिकता एवं ओज की सबसे जीवंत अभिव्यक्ति हमको किसकी रचनाओं में दिखाई देती है। मैथिली शरण गुप्त है, बालकृष्ण शर्मा है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सुमित्रा कुमारी चौहान है। यदि हम इन चारों ऑप्शन पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा जो ओज की जीवंत अभिव्यक्ति हमको दिखाई देती है वो माखनलाल चतुर्वेदी में दिखाई देती है राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हिंदी में आधुनिक व जागरण से अलग हिंदी नवजागरण के विशेष चरित्र की चर्चा किसने की है। हिंदी में आधुनिक नवजागरण से अलग हिंदी नवजागरण के विशिष्ट चरित्र की चर्चा किसने की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है, माधव राव ने की है, रामविलास शर्मा ने की है, नामवर सिंह ने की है। तो हिंदी में आधुनिक व जागरण से अलग हिंदी नवजागरण के विशिष्ट चरित्र की चर्चा किसने की है, रामविलास शर्मा ने की है। किसने की है, रामविलास शर्मा ने की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। जो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो किसने लिखा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा था या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था। जो आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास है वो किसने लिखा था, कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा था। किसने लिखा था, कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस रचना की भूमिका को छायावादी कवि का घोषणा पत्र कहा जाता है। कौन सी रचना की भूमिका को छायावादी कवि का घोषणा पत्र कहा जाता है। अनामिका है, दीपशिखा है, पल्लव है या आशु है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पल्लव आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, पल्लव आ जाएगा। पल्लव रचना की भूमिका को छायावादी कवि का क्या कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, छायावाद शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी विशेष चर्चा का श्रेय किसे प्राप्त है। जो छायावाद है उस शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी विशेष चर्चा का श्रेय किसको प्राप्त है। नंद दुलारे वाजपेयी को है, मुकुटधर पांडे को है, शांति प्रिय द्विवेदी को है या पंत को है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुकुटधर पांडे को है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, प्रेम पथिक का रचनाकार कौन है। ये तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। प्रेम पथिक का रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। श्रीधर पाठक है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है या नागार्जुन है। तो कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। और आप जयशंकर प्रसाद की सारी कृतियों के नाम याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती रहती हैं पेपर में। निराला की भी पूछी जाती रहती हैं, नागार्जुन की भी पूछी जाती हैं, श्रीधर पाठक की भी पूछी जाती है। ये चारों कवि महत्वपूर्ण है। मैं कवियों की भी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला आपके सामने सीरीज प्रारंभ करूंगी। इसके अलावा सब्जेक्टिव थ्योरी भी हम पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको सारे कवियों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी कराएंगे। एक एक करके कवि लेंगे, फिर उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, छायावादी कवियों में से किसने छायावाद के पतन के कारणों की चर्चा की थी। जो छायावादी कवि हैं उनमें से ऐसा कौन हुआ था जिसने छायावाद के पतन के कारणों की चर्चा की थी। कौन था वो ऐसा, नंद दुलारे वाजपेयी था कि मुकुटधर पांडे था कि शांति प्रिय द्विवेदी था कि पंत था। छायावाद शब्द का प्रयोग करते हुए छायावाद शब्द का प्रयोग करते हुए इसकी विशद चर्चा का श्रेय किसे है। ये हो गया छायावादी कवियों में किसने छायावाद के पतन के कारणों की चर्चा की थी। ये क्वेश्चन चल रहा है। तो वो कवि कौन थे, पंत थे जिन्होंने छायावाद के पतन के कारणों की चर्चा की थी। निराला नहीं थे, प्रसाद नहीं थे, मुकुटधर पांडे नहीं थे, वो कौन थे, पंत थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित कवियों ने घोषित रूप में अपने आप को प्रयोगवादी कहा है।
कौन से कवि हैं? किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित कवियों ने घोषित रूप से अपने आप को प्रयोगवादी कहा था? नई कविता है, छायावादी है, प्रगतिवादी है, द्विवेदी युगीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी, क्योंकि प्रगतिवादी कवि थे वो किसकी ओर झुक गए थे? फिर प्रयोगवाद की ओर झुक गए थे। इसलिए किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित कवियों ने घोषित रूप में अपने आप को प्रयोगवादी कहा था? वो हो गए प्रगतिवादी कवि। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या है। किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की थी? कौन सा प्रगतिशील कवि है? सबको पता होगा ये कौन सा प्रगतिशील कवि है। ये नागार्जुन है, जिन्होंने क्या किया था? एक से अधिक भारतीय भाषाओं में क्या की थी? काव्य रचना की थी। रांगे राघव नहीं है, मुक्तिबोध नहीं है, त्रिलोचन नहीं है। कौन है ये? नागार्जुन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, प्रेमचंद के उपन्यासों की केंद्रीय विशेषता क्या है? प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रेमचंद के उपन्यास एग्जाम में आते रहते हैं, क्रम से लगाने के लिए भी आते हैं। इसलिए आपको इसके ऊपर प्रेमचंद के उपन्यासों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रेमचंद के उपन्यासों की केंद्रीय विशेषता क्या है? यथार्थवाद है, आदर्शवाद है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, दलित वर्ग का चित्रण है। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में हमको क्या दिखाई देता है? सामाजिक यथार्थ का चित्रण दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, नई कहानी के नएपन की कसौटी किसे माना जाता है? जो नई कहानी है उसके नएपन की कसौटी किसे माना जाता है? राजनीतिक प्रतिबद्धता को, भाषा शैली को, रोमानी भावबोध को, यथार्थ के प्रति नया दृष्टिकोण। तो नई कहानी के नएपन की जो कसौटी मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? राजनीतिक प्रतिबद्धता मानी जाती है, भाषा शैली मानी जाती है, रोमानी भावबोध माना जाता है, या यथार्थ के प्रति नया दृष्टिकोण? तो वो माना जाता है यथार्थ के प्रति नया दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, निम्न में से कौन सा नाटक अपनी अंतर्वस्तु, भाषा और शिल्प दोनों दृष्टियों से अपने नएपन की पहचान कराता है? कौन सा नाटक है जो अपनी अंतर्वस्तु, भाषा और शिल्प तीनों दृष्टियों से अपने नएपन की पहचान कराता है? वो कौन सा नाटक है? अंधा युग है, कोणार्क है, अलग अलग रास्ते हैं, या आधे अधूरे हैं? ये तो सबको पता होगा, ये नाटक पाठ्यक्रम में भी बहुत लगा होता है। ये आधे अधूरे नाटक है। कौन सा नाटक है? ये आधे अधूरे नाटक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आधे अधूरे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, किसके निबंध साहित्यिक महत्व के साथ साथ अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए भी समान रूप से ख्यात है? किसके निबंध हैं जो साहित्यिक महत्व के साथ साथ अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए भी समान रूप से क्या है? समान रूप से ख्यात है, मतलब प्रसिद्ध हैं। रामचंद्र शुक्ल है, हरिशंकर परसाई हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह है। तो वो कौन है? किसके निबंध हैं? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध किसका है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसका है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, किस आलोचक ने अपनी समीक्षा में शुक्ल की परंपरा को समृद्ध किया है? कौन सा आलोचक है जिसने अपनी समीक्षा में शुक्ल की परंपरा को क्या किया है? समृद्ध किया है। देवराज है, शिवदान सिंह है, विश्वनाथ प्रसाद है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो वो कौन है? विश्वनाथ प्रसाद है। कौन है वो? विश्वनाथ प्रसाद है। कौन आलोचक है जिन्होंने अपनी समीक्षा में शुक्ल की परंपरा को समृद्ध किया है? वो विश्वनाथ प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, हिंदी का समसामयिक साहित्य किसकी रचना है? जो हिंदी है उसका समसामयिक, क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी का समसामयिक साहित्य किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है, कृष्ण शंकर शुक्ल की है, विश्वनाथ प्रसाद की है, या नामवर सिंह की है? तो ये रचना किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद की है, हिंदी का समसामयिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, किसने घुमक्कड़ी वृत्ति पर एक शपथ की रचना, किसने घुमक्कड़ी वृत्ति पर एक शास्त्र की रचना की थी? कौन था घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का? इसको सब बता देंगे। देवेंद्र सत्यार्थी थे, राहुल सांस्कृत्यायन थे, अज्ञे थे, या भदंत आनंद कौशायन थे? तो वो कौन थे? राहुल सांस्कृत्यायन थे, जिन्होंने घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर एक शास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, किसे हिंदी एकांकी का जनक होने का श्रेय प्राप्त है? कौन है जिसे हिंदी एकांकी का जनक होने का श्रेय प्राप्त है? जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु है, उपेंद्रनाथ अश्क है, या लक्ष्मी नारायण शर्मा है? तो वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है वो? जयशंकर प्रसाद है। इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद।
क्वेश्चन नंबर 33 देखो, भुक्तिवाद का प्रतिपादक आचार्य कौन है? ये सबको पता होगा। भुक्तिवाद किसकी है? भट्टनायक की है। भट्टलोलट का कौन सा सिद्धांत है? शंकुक का कौन सा है? अभिनव गुप्त का कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता रहा है वो अभिनव गुप्त का पूछा जाता रहा है। अभिनव गुप्त का इतना सरल है, अभिनव गुप्त के नाम से ही अभिव्यक्तिवाद याद कर लेना। इनका कौन सा सिद्धांत है? अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। और भुक्तिवाद का भी अच्छी तरह से याद हो जाता है। कौन है भुक्तिवाद के? भट्टनायक। भट्टनायक का सिद्धांत कौन सा है? भुक्तिवाद। ये दो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। भट्टलोलट का मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताना और शंकुक का भी कमेंट्स बॉक्स में बताना इनके सिद्धांत का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने यह माना कि साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है? ये किसने माना था? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता रहा है कि किसने ये माना कि साधारणीकरण आलम्बन का होता है। रामविलास शर्मा ने माना, नगेंद्र ने माना, विश्वनाथ ने माना या रामचंद्र शुक्ल ने माना? तो ये किसने माना था? ये रामचंद्र शुक्ल ने माना था। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी शब्द शक्ति मुख्य अर्थ से असमृद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है? कौन सी शब्द शक्ति है जो मुख्य अर्थ से असमृद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्षमता रखती है? व्यंजना है, अभिधा है, लक्षण लक्षणा है या प्रयोजनवती लक्षणा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षण लक्षणा। यह मुख्य अर्थ से असमृद्ध अर्थ को भी प्रकट करने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जहाँ बिना कारण के भी कार्य हो जाए उस अलंकार को क्या कहते हैं? जहाँ बिना कारण के भी कार्य हो जाए उस अलंकार का नाम है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार है? वो विभावना अलंकार है। असंगति नहीं है, निदर्शना नहीं है, अर्थांतर न्यास नहीं है। कौन सा अलंकार है जहाँ बिना कारण के भी कार्य हो जाए? वो विभावना अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, आदिम मनुष्य की भाषा को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? जो आदिम मनुष्य है उसकी भाषा को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया गया है? काव्य के अंतर्गत बिंब के रूप में किया गया है, मिथक के रूप में किया गया है या फंतासी के रूप में किया गया है या प्रतीक के रूप में किया गया है? जो आदिम मनुष्य है उसकी भाषा को परिभाषित किया गया है मिथक के रूप में। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मिथक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंद्रिय संवेदता निम्न में से किसका अनिवार्य गुण माना गया है? जो इंद्रिय संवेदता है वो निम्न में से किसका अनिवार्य गुण माना गया है? फंतासी का है, बिंब का है, मिथक का है या प्रतीक का है? तो इसका आंसर आ जाएगा बिंब। वो किसका है? बिंब का है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, स्वच्छंदतावाद की प्रमाणिक पहचान कराने वाली विशेषता कौन सी हो सकती है? जो स्वच्छंदतावाद है उसकी प्रमाणिक पहचान कराने वाली विशेषता कौन सी हो सकती है? वस्तुनिष्ठता है, विषय परकता है, शिल्प के प्रति अत्यधिक सजगता है या आत्माभिव्यंजना है? तो स्वच्छंदतावाद की प्रमाणिक पहचान कराने वाली विशेषता कौन सी हो सकती है? आत्माभिव्यंजना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आत्माभिव्यंजना। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, मनुष्य को वर्ण की स्वतंत्रता देने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? जो मनुष्य को वर्ण की स्वतंत्रता देने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? अस्तित्ववाद है, यथार्थवाद है, मानववाद है या अति यथार्थवाद है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मानववाद। क्या आएगा? इसका आंसर मानववाद आएगा, जो कि मनुष्य को क्या देते हैं? वर्ण की स्वतंत्रता देने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? मानववाद। तो आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसके अलावा कुछ काव्य शास्त्र के भी क्वेश्चन आए हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या कारण है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये मैं सारे आपको करा रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो पेपर मैंने आज आपको 40 क्वेश्चन कराया है ये सलेट का पेपर था और आरपीएससी का 1990 मेरे पास बहुत पुराने पेपर भी मैंने कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए मंगवाए हैं। यदि आपको मेरे साथ पुराने पेपर करने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे ये पेपर उपलब्ध हुए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको सारे पेपर करा दूंगी धीरे धीरे करके। ये सारे पीवाई क्यू हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।